नमस्कार दोस्तों, स्त्री काल के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आज फिर हम एक समसामयिक विषय पर लाइव चर्चा के साथ हाजिर हैं और आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर का कर अपमान, बुरे फंसे अमित शाह। और हम लोग चर्चा आज जिस पर पूरे दिन घमासान मचा रहा और पूरे विपक्ष ने अमित शाह के कल के बयान पर माफी की मांग की है और कल जो 75 साल संविधान के पूरे होने के उपलक्ष्य पर उसे अंगीकार किए जाने के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संसद में जो इस पर संविधान पर चर्चा हो रही है, उस चर्चा के दौरान पीएम ने भी बोला, पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बोला और सत्ता पक्ष से जुड़े महत्वपूर्ण नेताओं ने संविधान पर अपनी बात रखी। अपनी बात रखने के दौरान उन्होंने विपक्ष खास तौर पर कांग्रेस पर निशाना भी साधा। संविधान दलित विरोधी और अंबेडकर विरोधी होने के तमाम उन्होंने उदाहरण दिए इतिहास से और उसके साथ-साथ कांग्रेस की तरफ से भी कई महत्वपूर्ण नेताओं ने इस पर अपनी बात रखी, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, चाहे दूसरी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हो या फिर महुआ मोइत्रा हो और मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सभी ने इस पर अपनी-अपनी बात रखी। लेकिन मामला कल थोड़ा जो है भाजपा के लिए महँगा पड़ गया जब कल अमित शाह ने राज्यसभा में इस पर बोलते हुए कहा कि अभी एक फैशन हो गया अंबेडकर, 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। ये उन्होंने बहस का संविधान पर जो जारी बहस थी उसके जवाब में ये चीज़ कहा। इसके आगे भी उन्होंने बहुत कुछ कहा कि बाबा साहब को नेहरू कैबिनेट से इस्तीफ़ा देना पड़ा था और नेहरू के साथ उन्होंने जोड़ा कि नेहरू लगातार अंबेडकर का अपमान करते रहे थे और कांग्रेस नज़रअंदाज करती रही थी। हिंदू कोड बिल के ऊपर जो बाबा साहब का था या 2 बार चुनाव पहला चुनाव जब वो लड़े थे तो उनको हार का सामना करना पड़ा था। इसके लिए भी उन्होंने कांग्रेस को सीधे-सीधे नेहरू और कांग्रेस को ज़िम्मेदार ठहराया। उपचुनाव में भी उन्हें हार मिली थी। इसके लिए भी उन्हें इन्हीं दोनों पर जो कांग्रेस और नेहरू पर इसका उन्होंने ज़िम्मेदार ठहराया और उसके साथ-साथ संविधान में संसद भवन में उनकी मूर्ति, उन्हें भारत रत्न दिए जाने की बात और साथ में उनका लगातार जो है सम्मान बाबा साहब का किए जाने के मसले और बाबा साहब से जुड़े तमाम जो स्थल हैं, उनका उनको बनाए जाने या उन स्मारकों को जो है विकसित करने, इन सब को जो है उन्होंने भाजपा के पक्ष में किया कि भाजपा जो है लगातार इन सब चीज़ों पर काम करती रही। कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहब को वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। इसके साथ-साथ कल के बयान के बाद उनको लगातार सफाई देनी पड़ रही है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दी। पीएम मोदी भी जो कभी किसी मुद्दे पर खास तौर पे कंट्रोवर्सी वाले मुद्दे पर वो अपनी ज़बान नहीं खोलते हैं, उन्होंने भी इस पर बोला और अमित शाह ने खास तौर पर ये कहा कि हम उस पार्टी से आते हैं, उस राजनीतिक विरासत से आते हैं, जो कभी बाबा साहब का अपमान कर ही नहीं सकते हैं। उन्होंने जनसंघ का नाम लिया और कहा कि जनसंघ जो है वो हमेशा से बाबा साहब के साथ रहा है। इस तरह की तमाम बातें कही। हालाँकि इतिहास इसके उलट है और जो तमाम तथ्य दर्ज हैं वो कुछ और कहानी कहते हैं। हमारे साथ जो पैनल में हैं वक्ता वो इस पर ज़्यादा बेहतर बात करेंगे। लेकिन ऊपरी तौर पर ये है कि हिंदू कोड बिल पर भी जो है कांग्रेस में सहमति नहीं थी। विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा था क्योंकि उसमें हिंदू महिलाओं को जो है संपत्ति का अधिकार दिया जा रहा था, तलाक का अधिकार दिया जा रहा था। ये तमाम चीज़ें थी जिससे जो है सहमत जितना खुद जनसंघ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो भी मुखर विरोध करने वालों में थे, करपात्री महाराज थे, वो सब मुखर विरोध करने वालों में थे। तो ये अमित शाह ये कहते-कहते इसको भूल जाते हैं। बहरहाल अभी घमासान है इस पर और जो दलित नेता हैं मुख्य तौर पर अगर मायावती की बात करें और चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के, तो उन्होंने भी उन्होंने इस लाइन को लिया कि राजनीतिक पार्टियां लगातार बाबा साहब का इस्तेमाल करती रही हैं और उनका जो उचित उनके साथ जो उनका सम्मान होता है या उनके विचारों और उन सबको लेकर के वो ईमानदार रुख उनका नहीं रहा है। ज्यादातर राजनीति होती रही। अभी हाल फिलहाल में परभनी की घटना का भी उदाहरण दिया, जहां पर अभी 2 दिन पहले बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा गया, के आगे जो है संविधान को फाड़ा गया है और इस तरह की जो घटना हुई है, तो इस पर इसका भी उन्होंने उल्लेख किया। तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर हम बात करेंगे। हाँ, एक और बातचीत अपने मेहमानों के पास ले जाने चर्चा को उनके पास ले जाने से पहले एक और बात है कि इसकी अ,
जो शुरुआत है वो ये भी है कि सिर्फ अभी नहीं, चुनाव अभियान के दौरान भी जब संविधान केंद्र में आया, चुनाव प्रचार के केंद्र में आया, तमाम हिंदुत्व के मसलों को केंद्र में लाने की कोशिश के बावजूद अंततः जब संविधान उसमें आ गया, और उसकी शुरुआत भी तब हुई थी कि जब एनडीए या भाजपा को 400 पार सीट अगर मिलता है तो ये संविधान बदल देंगे। इसकी शुरुआत यही बैंगलोर में अनंत कुमार ने एक बयान दिया था। उसके बाद कई और भाजपा के कुछ नेताओं ने इस पर जो है इस नैरेटिव को आगे बढ़ाया था, लेकिन ये उनके ज्यादा उनको महंगा पड़ गया। उसके बाद प्रधानमंत्री तक सभी को आकर के संविधान के पक्ष में खड़ा होना पड़ा, संविधान के पक्ष में बार बार बात करनी पड़ी अपनी चुनावी रैलियों में, चाहे वो गया में बोले हो, बिहार में, या बिहार के तमाम स्थलों पर उस दौरान में वहीं पे शुरुआत हुई थी जब उन्होंने संविधान पर अपनी बात करने की शुरुआत की। तो ये है, और वहां से डिफेंसिव भाजपा संविधान को लेकर कोई हुई है। इस बहस को भी हम उसी के आगे की कड़ी के रूप में देख सकते हैं। और कल के बयान के बाद से भाजपा, अमित शाह जो भाजपा के शीर्ष नेता हैं, वो तमाम लोग जो है बहुत आखिर इतने डिफेंसिव क्यों हुए हैं, इन सब पर भी हम बात करेंगे। और अमित शाह जो कह रहे हैं, कांग्रेस, नेहरू, इन सब का हवाला देते हुए जो अंबेडकर के खिलाफ या उनके उस पे खड़ा कर रहे हैं, संविधान के विरोध में खड़ा कर रहे हैं, तो कितना ज्यादा पूर्वाग्रह की बात है और कितना ज्यादा उस समय के राजनीतिक हालात और उन तमाम चीजों की बात है। हम इन सब पे, और ये जो उनके बीच मतभेद भी है, वो क्या मनभेद के स्तर तक था, पूर्वाग्रह के स्तर तक था। जैसे अभी संविधान की बात करते हुए तमाम संविधान के खिलाफ के मूल्यों की राजनीति भाजपा के द्वारा की जाती रही है। उसमें चाहे हिंदुत्व की राजनीति करना हो, हिंदू राष्ट्र की बात करना हो, तमाम जो है धार्मिक जो है प्रोटोकॉल तोड़ करके धार्मिक आयोजनों, समारोह हो, इन सब चीजों में, या इनको प्रतिस्थापित करना हो, इसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के स्तर तक हिस्सा लेना हो, भाग लेना हो, ये तमाम चीजें हैं। और उसके साथ साथ जितने संवैधानिक संस्थान हैं, उनकी भी जो उनका जो क्षरण हुआ है इस पूरे दौर में, इन सब के भी हम बात करेंगे। हम अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं जो हमारे साथ हैं अभी। चैनिका उनियाल जी हैं। चैनिका उनियाल जी कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं और तमाम जिम्मेदारियों पर रही हैं, और साथ में एक राजनीतिक टिप्पणीकार, विश्लेषक भी हैं, और रिसर्च, अनुसंधान, इन सबसे भी जुड़ी हुई हैं, और लेख और ये सब भी लिखती हैं। तो चैनिका जी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ संजीव चंदन है, स्त्रीकाल के संपादक, और संभवतः एक या दो मेहमान और जुड़ेंगे। जब वो आएंगे तो हम उन्हें जोड़ लेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज सबसे पहले ओपनिंग टिप्पणी हम चैनिका जी आपसे ही लेते हैं। और जो कल अमित शाह ने बयान दिया, उस पर आज कांग्रेस की तरफ से जो है पूरी तरह से उस पर घेरने की कोशिश की जा रही है, माफी मांगने की बात है। और साथ में आज अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है और उसमें सफाई दी है अपनी कि हम कभी भी अंबेडकर के खिलाफ नहीं हो सकते। हम हमेशा से उनके साथ रहे हैं, हम उस पार्टी से आते हैं, उन्होंने उसका। तो ये कहाँ तक जो है आप लोग इससे जो है सहमत हैं, और कहाँ तक, मतलब कि क्या ये काफी है, या आप लोग का स्टैंड क्या, इसको आगे किस स्तर तक जो है आप इस बात को लेकर जाना चाहते हैं? इसमें तमाम दलित नेताओं की बात भी आती है जो ये, मतलब असहमत नहीं है वो, लेकिन हाँ, अमित शाह के साथ भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन अमित शाह ने जो कांग्रेस और इस पे आरोप लगाया उससे वो असहमत भी नहीं। अनम्यूट करिए। कल जब मैंने इसको सुना, आप मोबाइल से हैं कि लैपटॉप से? लैपटॉप से। तो थोड़ा सा अपनी ओर ये लीजिए, आपका हेड थोड़ा ऊपर जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, थोड़ा अभी और आवाज कर लीजिए। थोड़ा हेड बराबर पे, हाँ ठीक ठीक जी। मैंने कर लिया बराबर अपने स्क्रीन को दूर कर। तो एक्चुअली कल मैंने ऐसे ही रात को ट्विटर चलाते चलाते ही जब ये वक्तव्य सुना था तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी बात संसद में कोई कैसे कह सकता है। आप अगर कांग्रेस पे आरोप भी लगा रहे हैं, मान लीजिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस ने बाबा साहब का सम्मान नहीं किया या उनके खिलाफ काम किया, जो भी आप आरोप लगाना चाहते हो वो एक तरफ रख दीजिए, वो आपका काम है, आप लगाएंगे।
ठीक है, आप पॉलिटिकल व्यक्ति हैं और आप अपने विपक्षी पार्टी को राजनीतिक रूप से आप उसकी समीक्षा करेंगे, उस पे आरोप लगाएंगे, वो आपका अधिकार बनता है। लेकिन दूसरे पे आरोप लगाते हुए आप बाबा साहब का अपमान करने का अधिकार आपको नहीं बनता। जो आपने शुरू की जो पंक्तियां कही, उसमें आपका बाबा साहब के प्रति क्या भावना है वो सीधे सीधे जाहिर हो जाती है। क्योंकि आपने जिस तरीके से कहा कि ये फैशन बन गया है, मतलब क्या है आपका कहने का? ये ऐसे कौन कहता है भाई? आप संसद में बोल रहे हैं और किसी जिम्मेदार व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि उनका ये जो बोलना था वो बहुत गैर जिम्मेदाराना बात थी, उनको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। और अगर उनसे ऐसी बात हो गई तो उनको आगे बढ़कर के खुद ही बोल देना चाहिए था कि मेरे से गलती हो गई भाई, मैंने शायद गलत तरीके से अपनी बात को रख दी। उसमें कोई आदमी छोटा नहीं हो जाता है, कई बार आदमी से स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर आप माफी मांगने से बड़े होते हैं, छोटे नहीं होते। लेकिन आप जिस तरह से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ये समझ में आता है कि जो आपने कहा आप उसी में बिलीव भी करते हैं शायद। पर बात जब भगवान की आती है तो आप चर्चा किस पे कर रहे हैं? संविधान पे कर रहे हैं। संविधान का और भगवान का आपस में क्या लेना देना है मुझे नहीं समझ में आता। ठीक है, भगवान मेरा निजी आस्था है, ठीक है, अगर मैं मान लो मैं तो भगवान में मानती हूँ, कोई हो सकता है भगवान में ना भी मानता हो, वो भी उसका अपना बिलीफ है ना, वो भी तो एक तरह का बिलीफ है। अगर भगवान को मानना बिलीफ है तो भगवान को ना मानना भी तो बिलीफ है। तो आप एक संविधान किसी एक तरह के व्यक्ति के लिए नहीं बना है कि जो सिर्फ भगवान में मानता है उसी के लिए जो है संविधान हो। संविधान तो सबके लिए बना है। तो इनको आपस में आपने कैसे कॉल रिलेट कर दिया, वो एक समझ से बाहर की बात है। दूसरी चीज, आपने कहा कि भगवान का नाम लेते, तो हो सकता है किसी के लिए अंबेडकर ही भगवान हो, क्योंकि जिस व्यक्ति भगवान की आप जो बात कर रहे हो तो वो तो अगर है भी तो वो ऐसी जगह पे है जो उतर कर धरती पे आके आपके लिए नहीं लड़ने वाला है। धरती पे बैठे हुए लोग लड़ रहे हैं ना। और अंबेडकर जी ने जिस तरीके से इस देश के अंदर सामाजिक लड़ाई लड़ी, उनकी लड़ाई संविधान मतलब आप ये कहिए कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे उनसे इतर लड़ाई थी। उन्होंने राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई लड़ी, अंबेडकर जी ने सामाजिक अधिकारों की लड़ाई लड़ी। और बहुत लोग उनको दलित नेता मानते हैं, मेरे इससे असहमति है। मैं उनको ये मानती हूँ कि उन्होंने जो काम महिलाओं के लिए किया ना, वो दलितों से भी बड़ा। समाज सुधारक के रूप में उनकी भूमिका बहुत बड़ी है। जिनको आप दलित नेता कहते हैं, उस व्यक्ति ने अपना इस्तीफा किस बात पे दिया? विमेन राइट्स के लिए दिया, विमेन राइट्स के लिए दिया, दलित राइट्स के लिए नहीं दिया। और विमेन मतलब विमेन है, इसमें चैनिका जी से लेकर नीचे तक सारी महिलाएं आ जाती हैं। चैनिका जी, जब ये कहते हैं कि असहमति से उन्होंने जो है नेहरू के कैबिनेट से इस्तीफा दिया, तो ये वो बात भी गोल कर जाते हैं कि इसी वक्त में जनसंघ उसके नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी वही आना चाह रही हूँ कि जब इन्होंने भाई कानून मंत्री का दायित्व किसने दिया उनको? पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उनको कानून मंत्री का दायित्व दिया। जवाहरलाल नेहरू जी की व्यक्तिगत कोई असहमति उस हिंदू कोड बिल से नहीं थी। 50 और 51 में उन्होंने कोशिश की उसको पास कराने की, लेकिन संसद के अंदर और संसद के बाहर जो मतलब गहरी असहमतियां थी और विरोध था, उसके चलते वो पास नहीं हो पाया। अंबेडकर जी चाहते थे ये जो है जैसा है एज इट इज पूरा का पूरा पास हो। वो उस समय की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खुद जो कि उससे मतलब कि कांग्रेस पार्टी से थे और पद भी मतलब आप ये देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि असहमतियां लोगों की जबरदस्त थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कांग्रेस के एक उन्होंने टेक्निकल एस्पेक्ट भी रखा था कि चुनी हुई सरकार नहीं है, 52 में पहला चुनाव होने गया था। उस समय और उस समय आरएसएस और जनसंघ क्या कर रहा था, ये भी सवाल किया जाना चाहिए। क्या उन्होंने हिंदू कोड बिल का समर्थन किया था? क्योंकि अंबेडकर जी का जो लेटर है वो यही कहता है कि हिंदू कोड बिल को जिस तरीके का व्यवहार मिला उससे आहत होकर उन्होंने इस्तीफा दिया। बिल्कुल। तो आपकी भूमिका क्या थी? आपने क्या समर्थन दिया था उस समय? और नेहरू की नीयत इससे दिखती है कि पंडित नेहरू ने 52 में प्रधानमंत्री बनने के बाद टुकड़े टुकड़ों में सही लेकिन उस पूरे बिल को लागू किया। अगर उनकी नीयत खराब होती तो वो बिल वो गोल कर सकते थे, उसमें बदलाव कर सकते थे, उसमें उसको मतलब आप उसको छेड़छाड़ कर सकते थे। तो बिना छेड़छाड़ के आपने उसको लागू किया। उससे ये दिखता है कि वो उस बिल से सहमत थे और वो चाहते थे कि वो बिल पास हो।
दूसरी चीज जो बताई जा रही है कि झगड़ा नेहरू और अंबेडकर जी के बीच में, तो झगड़ा हर एक के बीच में दिखाते हैं। मतलब मैं ये देखती हूँ कि असहमतियां हमारे इतिहास में जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं उनमें वैचारिक असहमतियां जबरदस्त रही हैं और उन्होंने खुल करके उसको स्वीकार किया है। क्योंकि मैं ये देखती हूँ ना कि आप अंबेडकर और नेहरू छोड़ दीजिए, भगत सिंह और लाला लाजपत राय में तो जबरदस्त असहमतियां थी। भगत सिंह तो मतलब उनके खुद के सभाओं में पैम्पलेट बांटा करते थे लाला लाजपत राय की सभाओं में। बिल्कुल फिर बिल्कुल। उन्हीं की मृत्यु की वजह से वो बाद में फांसी भी चढ़े, बदला लेने की वजह से। तो जो असहमतियां थी वो वैचारिक असहमतियां थी, इसको समझना होगा। वो असहमतियां व्यक्तिगत नहीं थी। कि आज मैं जो लेटर पढ़ रही थी, मैंने ट्वीट भी किया वो लेटर, नेहरू जी का जो लेटर, सॉरी मैं कह रही हूँ वक्तव्य, जो अंबेडकर जी के डेथ के बाद का जो वक्तव्य है, उससे साफ पता लगता है कि नेहरू अंबेडकर जी के बारे में क्या बोलते थे। रही बात तो चुनाव हराने की और उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें भी आज जयराम रमेश जी ने एक ट्वीट किया हुआ है, उन्होंने एक अशोक गोपाल जी की किसी किताब का उन्होंने रेफरेंस दिया है, जिसमें उन्होंने बाकायदा पेज नंबर और फुटनोट के साथ बताया कि कमलनाथ चित्रे को एक पत्र लिखा था अंबेडकर जी ने, और जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको हराने का जो कारण है, जो वो लोकसभा चुनाव जो उत्तर बॉम्बे की सीट से जो हारे हैं, उसमें वो सावरकर को और डांगे को बोल रहे हैं दोषी, उनकी साजिश बोल रहे हैं। तो मैं ये कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नेहरू और अंबेडकर जी के बीच में कोई असहमतियां नहीं थी, गांधी और अंबेडकर जी के बीच में भी खूब असहमतियां थी, हम सब जानते हैं। लेकिन उनका जो पत्र व्यवहार है आपस में, वो ये दिखाता है कि उन असहमतियों के बावजूद वो कोशिश तो कर रहे थे कि कहीं कॉमन ग्राउंड निकले। उनमें कम्युनिकेशन गैप तो नहीं था, उनमें बातचीत तो थी। तो मेरा ये मानना है कि जो कुछ जिस तरीके से कहा गया, वो एक ऐसे व्यक्ति के मतलब को मतलब अपमानित करने जैसा था, जो व्यक्ति जो है बहुत सारे लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। और मैं तो ये कहूंगी कि जब मैं कॉलेज में थी और ग्रेजुएशन में थी, तो 2 लोगों के लिए मैंने स्पेशल जाकर के लाइब्रेरी में किताब ढूंढी थी, एक भगत सिंह के लिए और एक अंबेडकर जी के लिए। जब मैंने उनके बारे में पढ़ा कि किस तरह से वो पढ़ने गए, क्या मतलब किस तरह का स्ट्रगल रहा, तो मेरा मन किया कि मैं इस व्यक्ति के बारे में और पढूं, क्योंकि इससे पहले भी समाज सुधारक हुए जिन्होंने बराबरी की बात की, जिन्होंने दलित उत्थान की बात की, लेकिन वो समाज से नहीं आए थे। ये वो व्यक्ति थे जो उसी समाज से निकले थे। तो इनका देखने का नजरिया निश्चित रूप से उससे अलग होगा। क्योंकि एक अगर मतलब आप ये देखिए कि दिल्ली में बैठने वाली महिला जो बात करेगी, उसके नजरिए में और जो मेरे गांव में बैठी हुई महिला है उसके नजरिए में भी अंतर होगा। चीजों को देखने का तरीका, समझने का तरीका, उनका स्ट्रगल डिफरेंट होगा। तो अंबेडकर जी किस तरह से कहना चाहते हैं उसको देखने के लिए मैंने पढ़ा भी। और चूंकि हिंदू कोड बिल है, तो मैंने तो इसीलिए अपने ट्वीट में भी लिखा कि इस देश की आधी आबादी तो के लिए तो वो देवदूत है भाई। अगर भगवान है तो भगवान के दूत है, फिर वो भगवान से कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी आजादी दी। तो निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कथन माना जाएगा भारतीय संसद के अंदर कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसने इस देश के अंदर सामाजिक बराबरी की बात की, जिसने जो ऑप्रेसिव सोसाइटी के खिलाफ आवाज उठाई, लोगों को जागरूक किया, उसके बाद आज 75वीं वर्षगांठ पे संविधान की हम उसके बारे में अगर इस तरह से हल्की बात करते हैं तो वो सही नहीं है। जी ठीक है, हम हेमंत जी के पास आते हैं। हेमंत जी, अमित शाह का बयान कल का और उसके बाद से अब सफाई देना, और इससे पहले भी संविधान के मसले पर यही एक मसला है जिस पर भाजपा को सफाई देने की बार बार जरूरत पड़ रही है या डिफेंसिव होने की। पूरा चुनाव कैंपेन संविधान और बाबा साहब की बात को लेकर के जब बात केंद्र में आई, उसके बाद से कैसे सुर और राग सभी के बदल गए थे, और उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री ने टेक लिया, संविधान का टेक लिया है। मेरे ख्याल से उसके बाद से भाजपा के जो मतलब कि हिंदुत्व के तमाम जो उग्र हिंदुत्व और हिंदुत्व के जो तमाम उनकी कोर एजेंडा, उस एजेंडा के साथ साथ उन्होंने उसके बगल में उसको रखा है संविधान का। जब भी उसकी बात होती है वो एक उसके साथ समानांतर उसका भी खींचने की कोशिश करते हैं, वो कितना संविधान के पक्ष में काम कर रहे हैं, कितना जो है दलितों के पक्ष में काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। तो आप कल का जो ये प्रकरण हुआ, उसके बाद आज जो तमाम उनका जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा, प्रधानमंत्री की तरफ से भी बयान आया, और उसके बाद
विपक्ष जो है उसको उनको घेरने की कोशिश कर रहा है, ये तमाम चीज़ें। तो आप क्या देख रहे हैं? क्या भाजपा इस मसले पर जो है बैक फुट पर है और उसको इसके अगर नुकसान होंगे, तो किस किस्म के नुकसान की आप मतलब संभावना देख रहे हैं? या फिर भाजपा इसको भी अपने पाले में करने में सक्षम होगी, हमेशा की तरह जैसे वो तमाम नैरेटिव का इस्तेमाल करके अंततः जो है मुद्दे को अपने पक्ष में करने में कामयाब होती रही है अब तक? जी धन्यवाद। अंबेडकर के बारे में जो अमित शाह ने जो कहा है, वो इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं क्योंकि बाबा साहब उनके लिए बहुत लंबे समय से उनके निशाने पर हैं, उनके पुरखों के निशाने पर हैं, वो जिस विचार परंपरा से आते हैं उसके निशाने पर हैं। और बाबा साहब ही अकेले व्यक्ति थे हिंदुस्तान में, कोई नहीं था, किसी को नहीं मैं मानता हूं, जिन्होंने हिंदुत्व के खतरे को, हिंदुत्ववादियों के खतरे को मजबूती के साथ दुनिया के सामने पेश किया, इस खतरे से आगाह किया। और कोई नहीं था, सब लोग जो समझते भी थे वो चुप थे, कांग्रेस के लोग भी चुप थे उसमें। इसलिए बाबा साहब सबसे ज्यादा खटकते हैं उनको, जब कभी मौका मिलता है तो बाबा साहब का अपमान करते हैं। और बाबा साहब का अपमान क्या करेंगे? बाबा साहब ने तो अपने जन्म से अपमान सहा। वो जब 9-10 साल के थे, जब अपने पिता के पास जा रहे थे, उस ट्रेन यात्रा को याद कीजिए, स्टेशन पर उनके साथ क्या व्यवहार हुआ। जब बच्चे थे, अपने भाई भाइयों के साथ जा रहे थे, वो उस यात्रा में कैसे उनके साथ व्यवहार हुआ, वो सब दर्ज है। उसके बाद आप देखिए कि बड़ौदा में नौकरी करने के लिए गए थे, तो उनको वहां घर तक नहीं मिला, नौकरी छोड़नी पड़ी वहां उनको। बड़ौदा रियासत की जो नौकरी उनको मिली थी, छोड़ करके वापस आना पड़ा। वो किसने किया था? इसी हिंदू समाज ने किया था ना। उन्हीं लोगों के बीच वो अमेरिका से पढ़ करके आए थे, इसका कोई मोल नहीं था। एक सूटेड बूटेड आधुनिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति भी किसी कीमत का नहीं था, किसी मोल का नहीं था, क्योंकि वह महार जाति का था। तो बाबा साहब के साथ अपमान तो उनका होता रहा है, लेकिन बाबा साहब ने इसकी चिंता नहीं की, वो लगातार इसके खिलाफ लड़ते रहे। और अमित शाह जो कह रहे हैं कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, वो तो सम्मान के साथ नाम भी नहीं ले रहे हैं उनका। उपहास उड़ाना इनकी परंपरा में रहा है। इनके प्रधानमंत्री जी ने उपहास उड़ाया था संविधान के सवाल पर। जब पूरे देश में चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि बाबा साहब भी आ जाएंगे तो संविधान नहीं बदल सकते हैं। यह किस तरह की उपमा है? ये किस तरह का एग्जाम्पल है? जिस व्यक्ति ने संविधान बनाया उसके बारे में कह रहे हैं कि वो आ जाएगा तो वो भी आ जाए तो संविधान नहीं बदलेगा। ये तो उपहास उड़ाना ही है ना। उसी तरह अमित शाह कह रहे हैं कि अगर भगवान का नाम जपते तो स्वर्ग मिल जाता, तो इसका क्या मतलब है? आपको भगवान ने स्वर्ग दिया होगा, लेकिन बाबा साहब के लोगों को और बाबा साहब को स्वर्ग भगवान से नहीं मिला है। बाबा साहब को जो कुछ हासिल हुआ वो उनके संघर्ष से हासिल हुआ, और बाबा साहब के लोगों को जो हासिल हुआ वो संविधान से हासिल हुआ। तो संविधान भी खटकता है उनकी नजर में और बाबा साहब भी खटकते हैं। आप बताइए कि हिंदू कोड बिल की अभी चर्चा हो रही थी। हिंदू कोड बिल का मुखर विरोध इस देश में कांग्रेस के भीतर से भी हो रहा था। कांग्रेस के भीतर जो हिंदुत्ववादी ताकतें थी वो कर रही थी, जो रूढ़िवादी ताकतें थी वो कर रही थी, और सबसे ज्यादा विरोध हिंदू महासभा आरएसएस और करपात्री जी महाराज की जो पार्टी थी, रामराज पार्टी, वो कर रही थी। उन लोगों ने जीना मुहाल कर दिया था। माहौल ऐसा बनाया गया था कि अम्बेडकर के ऊपर हमले होते, इस तरह का माहौल बनाया गया। वो किसके लिए था? और दूसरी बात यह है कि मैं किसी भी व्यक्ति से सहमत नहीं हूं कि अम्बेडकर किसी ये कृपा के मोहताज नहीं है और वो समाज सुधारक नहीं थे। अम्बेडकर एक राजनीतिक दार्शनिक व्यक्ति थे। उन्होंने एक आधुनिक भारत का सपना देखा था। वो विधवा विवाह और ये विधवा प्रथा के सती प्रथा के खिलाफ वाले व्यक्ति नहीं थे। उनको यहां महदूद कर देना उनके खिलाफ अन्याय होगा।
उनके इतना आधुनिक सोच वाला व्यक्ति कोई नहीं था कंटेम्पररी। वो सिर्फ नेहरू ही उनसे कम्पीट करते थे, बाकी कोई नहीं करते थे। महात्मा गांधी से भी बहुत सारी चीजों पर उनकी असहमतियां थी, लेकिन वह असहमति जो थी वह आगे जाने की असहमति थी, आगे जाने के रास्ते को लेकर के असहमति थी। कांग्रेस के साथ भी जो असहमति थी, महत्वपूर्ण ये है कि मनोरमा जी, मैं कह रहा हूं कि वो आगे जाने को लेकर असहमति, पीछे जाने के लिए नहीं थी, पीछे ले जाने के लिए नहीं था, 2000 साल पीछे ले जाने के लिए नहीं था। नेहरू ने क्या कहा था कि ये लोग 200 साल पीछे ले जाना चाहते हैं, तो ऑर्गेनाइजर में लिखा गया नहीं हम 2000 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। तो ये 2000 साल पीछे ले जाने वाले लोग हैं, उनसे और कांग्रेस से असहमतियों को आप मिला नहीं सकते हैं। और कांग्रेस के बारे में ये जो कह रहे हैं, क्या कहेंगे? ये इतने निर्लज्ज लोग हैं कि जिन्होंने बाबा साहब के साथ कदम कदम पर उनका अपमान किया, उनके लोगों के साथ अपमान किया। लेकिन दुख की बात यह है कि आज की तारीख में कोई दलित नेता जो वहां सत्ता की मलाई चाट रहा है बैठ करके, चाहे वो चिराग पासवान हो, उस व्यक्ति को लाज तक नहीं आ रही है बैठ करके वहां दलाली कर रहा है टीवी चैनलों पर कि बाबा साहब का अपमान कांग्रेस ने किया। तुम्हारी नजरों के सामने अपमान हो रहा है, तुमको नजर ही नहीं आ रहा है। कांग्रेस ने अपमान किया, ये तुमको नजर आ रहा है। झूठ का पुलिंदा जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लेकर के आते हैं, जो संघियों का पूरा जमात लेकर के आता है, उसके बारे में कोई जवाब नहीं है। बैठते हैं पूरा टीका लगा करके, एक पूरे हाथ में कलेवा बांध करके, और बाबा साहब पर भाषण झाड़ते हैं। इनको अधिकार है बोलने का। बाबा साहब की शिक्षाओं से अपने बाप को ये कहते हैं कि ये दूसरे अम्बेडकर थे, और उनके पुत्र क्या कर रहे हैं देख रहे हैं। रामदास अठवाले क्या कर रहे हैं वहां पर? कोई किसी ने कुछ कहा है क्या ये गलत हुआ है? नहीं कहा है, किसी दलित नेता ने नहीं कहा है, जिनको बाबा साहब की वजह से ये जगह हासिल हुआ। तो कांग्रेस से असहमति, नेहरू से असहमति, महात्मा गांधी से असहमति, उन असहमतियों को मैं देखता हूं कि वो एक आलोचनात्मक जो रिश्ता होना चाहिए। कोई अंधभक्त किसी का नहीं होना चाहिए, लेकिन आगे जाना, देश को कैसे आगे ले जाना है। बाबा साहब ने श्रमिकों के लिए जो काम किया, लेबर लॉ किसकी देन है? बाबा साहब ने महिलाओं के लिए जो काम किया, वो बुनियादी तो सोच उनकी थी। बाबा साहब ने ये प्रॉब्लम ऑफ रूपी जो उनका जो थेसिस है पूरे इंडियन ये फाइनेंशियल सिस्टम पर, वो किसने लिखा था? दूसरे किसने नहीं लिखा, ये उनका है। तो पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे आगे ले जाना है, भारत की महिलाओं को कैसे अधिकार संपन्न करना है, मजदूरों को कैसे उनको अधिकार देना है, उनके काम के घंटे से लेकर उनकी छुट्टियां, तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने बात की। तो क्या वो उस समाज सुधारक थे? वो नया आधुनिक भारत बनाना चाहते थे। और ये लोग, संघी लोग, ये देश को एक पोंगापंथी रूढ़िवादी समाज बना, ये समता नहीं चाहते थे, समरसता। यानी कि आप चुपचाप इस सोसाइटी में आपका जो जगह है वहां रहिए, बोलना नहीं है, आपको खाने पीने का सब इंतजाम आपका हो जाएगा, लेकिन आप हिस्सेदारी की बात नहीं कीजिए। ये इस तरह की विचार परंपरा के लोग हैं। तो ये इन्हीं के वो अरुण शौरी किसके विचार परंपरा से आते हैं? जिन्होंने वर्शिपिंग ऑफ फॉल्स गॉड जो किताब लिखी थी, क्या था वो? बाबा, वो भी एक तरह से उपहास ही था। उसका शीर्षक अपने आप में एक उपहास है। क्या वो बाबा साहब की सिर्फ आलोचना नहीं है, एक तरह से वो मजाक उड़ाना था। वो किसी संघी ने, किसी भाजपाई ने क्या उसको लेकर कभी आपत्ति जाहिर की कि नहीं ये गलत है? उसका काउंटर कभी हुआ? नहीं हुआ, वो एक तरफा था। तो ये इनके साथ इनकी जो पूरी परंपरा है, उस परंपरा में दलितों का, महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। जब ये कहा, इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर जिस तरह की प्रतिक्रिया संघ परिवार से आई थी, वो तो अपने आप में वो ये है कि महिलाओं के खिलाफ किस तरह का इनका, वो उन्होंने यहां तक कहा कि ये तो एक तरह से इस देश के लिए अपशगुन है कि एक महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही है। तो
महिलाओं को लेकर के, दलितों को लेकर के जो जिस तरह का नजरिया इनका रहा है वो बार बार सामने आता है। और ये जो बाबा साहब को लेकर के वो तो उनके नाम का उच्चारण जिस तरह से कर रहे हैं उससे साफ लगता है कि ये इनका उपहास उड़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने उड़ाया, अमित शाह जी ने उड़ाया, तो इनके साथ पूरी जो इनकी लिगेसी है, जो पूरा विरासत है, वो बाबा साहब के पक्ष में नहीं है। ये आधुनिक हिंदुस्तान तो बनाना नहीं चाहते थे, आज भी क्या कर रहे हैं? ये आज देश को किधर ले जाना चाहते हैं? आप इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। रोज आपका कोई ना कोई नेता हिंदू राष्ट्र की वकालत करता है। और तो बाबा साहब ने तो कहा था कि हिंदू राष्ट्र जब अगर बन जाता है तो सबसे बड़ा खतरा होगा, ये बंधुत्व के लिए, समानता के लिए खतरा है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। तो बाबा साहब ने इसको इतनी मजबूती के साथ इस बात को रखा। तो सबसे ज्यादा तो खटक रहे थे। आप बाबा साहब की मूर्ति बना दीजिए, तीर्थ स्थल बना दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप मूर्तियों में उनको महदूद कर देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि बाबा साहब को मूर्ति बनाकर रख दिया जाए, उनके विचार प्रवाह जो है उसको खत्म कर दिया जाए। ठीक है, हम अब आगे। हाँ, तो ये दिक्कत है। दोनों बात है, एक तो इन लोगों ने अपमान किया, दूसरे जो लोग बाबा साहब की वजह से आज समाज में हैसियत जिन्होंने पाई है, राजनीतिक हिस्सेदारी पाई है, प्रतिनिधित्व पाया है, वो लोग नहीं बोल। ये किस तरह का निजाम है? मान लीजिए कि अगर असहमति की तो कोई जगह है नहीं इनके भीतर में। अगर असहमति की जगह होती तो ये लोग बोलते, लेकिन इनको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी कान पकड़ करके उनको बाहर कर देंगे। चिराग पासवान जैसे लोगों को, आठवले जैसे लोगों को, इनको यही लगता है। इसलिए ये चाहते हैं कि हम यहाँ पर अपनी जगह सुरक्षित रखने के लिए बस उसमें राग अलापते रहें और इसका इस्तेमाल करते रहें। ठीक है, हम संजीव जी के पास आते हैं। संजीव जी, आप इस पूरी बहस को किस तरह से देख रहे हैं? एक तो ठीक है, चलिए हम ऐतिहासिकता पर भी, जब अमित शाह इस तरह से तथ्यों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके वो कांग्रेस पर प्रहार करने के लिए, कटघरे में खड़ा करने के लिए ज्यादा कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जिन ऐतिहासिक प्रकरणों, प्रसंगों, उन सब की बात करें, जब वहां पर वो उन तथ्यों को छुपा जा रहा है जो भाजपा को और जनसंघ को, आरएसएस को कटघरे में खड़ा करती है। तो एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि ठीक है, वो इतिहास सबके सामने, जिसने भी इसको पढ़ा होगा, अध्ययन किया होगा, तो तमाम, चाहे वो संविधान सभा में जो है अंबेडकर को शामिल किए जाने के समय से लेकर उस समय जो जिस तरह से चीजें हुई, कैसे वो जो है उनको जोगेंद्रनाथ मंडल के सहयोग से, जो है मुस्लिम लीग के सहयोग से उसमें आना पड़ा, ये तमाम मसले, तमाम जो है प्रकरण है इतिहास में। इसकी बात आप अपनी इस टिप्पणी में चाहे तो कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पष्ट करते हुए। लेकिन बात यह है कि आज जब ये बात हो रही, तो ये आप इसको इस सकारात्मक तरीके से देख रहे हैं कि कम से कम अब हम उस पॉइंट पर पहुंचे हैं जहां पर ये दूध का दूध, पानी का पानी, बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के जो एक कहा जा सकता है कि ड्यू था, जिसको इस तरह से साफ होना, इसकी भी एक जो है महत्व है। इसका एक जो है आगे चल करके जो है छट करके चीजें जो है लोगों तक पहुंचेंगी। तो एक अच्छी बात है कि चाहे जैसे भी हो, जिस बहाने भी हो, प्रासंगिकता में है और तमाम चीजें जो है लोगों के सामने छट कर, अब जिसको भी जानना होगा, समझना होगा, वो जरूर इस क्यूरियोसिटी से भी, अपने राजनीतिक विचारधारा के तहत भी, वोट करने को लेकर के भी, पार्टी या नेता चुनने को भी लेकर के, तो इन मसलों पर जानने की कोशिश करेगा और उसकी धुंध जो है वो छटेगी। देखिए, वो इनका इरादा, यदि उसमें आप बात करिए ऐतिहासिकता में जाकर के, और उसमें जाकर के आप कांग्रेस कटघरे में खड़े होती है तो खड़े भी करिए, कोई किसी ने आपको रोका नहीं, और आप करते भी रहे, झूठा इतिहास भी गढ़ रहे। लेकिन जो इसी प्रसंग में कांग्रेस को कटघरे में घेरने के सिलसिले में जो उनके दिल की बात आई, कोई भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करने वाला व्यक्ति या राजनेता इस तरह से कम बात नहीं करेगा जो उन्होंने बात की शुरुआत की थी। और खड़गे साहब कह रहे हैं कि मैं तो रोकता रहा और वो बोलते चले गए, वो अपमान करते चले गए। तो ये एक, और वो हमने देखा भी क्या, कल यहाँ पे हम लोग जब बात कर रहे थे तो संजीव जी, आज एक और गौर करने वाली बात है कि अमित शाह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने मतलब खड़गे साहब को बहुत सॉफ्टली संबोधित किया और वो लाइन खींचने की कोशिश की कि एक दलित नेता के तौर पे
उन्होंने कि उनका राहुल गांधी से के उसमें आ गए वो खड़गे साहब और उसको ले लिया। तो बिल्कुल। मतलब वो वहां भी वो एक उनकी लाइन खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस में भी जो दलित नेता है वो प्रो दलित है और राहुल गांधी जो है वो अलग है। तो देखिए, जो कल हम लोग बातचीत कर रहे थे तभी एक मैसेज आया था अपने आउटसाइड पैनलिस्ट से, ड्राइंग में माहिर का। तो मैं उस वक्त समझा नहीं था, मैंने वही लिखा था उन्होंने कि भगवान वाली बात जो उनका कोट किया। बाद में फिर चैनिका जी से बात हो रही थी तो इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर मैंने चेक किया, शुरू में तो लगा कि मुझे डॉक्टर है ये, क्योंकि भाई इस तरह का एक राजनीतिक वार होता हो तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि अमित शाह जैसा ऐसा बोल व्यक्ति, देंगे। हाँ, जो बोल देगा, बोलने की तो ट्रेनिंग है, इस लिहाज से तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ऐसा एक मतलब धुरंधर राजनीतिज्ञ जो बाबा साहब के इस्तेमाल की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, बाबा साहब को कोऑप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पंचतीर्थ वगैरह बनाया गया, सबसे पहली बार हमारा ध्यान गया था जब हरियाणा में बाबा साहब की तस्वीर के साथ गीता का भी के वो लगाए गए थे और गीता महोत्सव कराया गया था। तब से इनकी शुरुआत हुई है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को। ये कहानियां भी गढ़ रहे हैं, जैसे ये कह रहे हैं आजकल की 1952 में जनसंघ ने इनकी मदद की थी। ये कहानी गढ़ रहे हैं कि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने अपनी किताब में कहा कि नागपुर के चुनाव में, सीपी बेरार के चुनाव में 52 में बाबा साहब अम्बेडकर और ये साथ में जनसंघ ने चुनाव लड़ा था। जबकि ये पूरी तरफ फर्जी, फैब्रिकेटेड, कहीं भी कोई, आप सबसे बड़ी बात है कि कहीं किसी खबर में, अखबार में तो होगा। उस समय 52 में समाजवादियों के साथ समझौता हुआ था और बाद में एक बड़े एकाकी बातचीत होने वाली थी लोहिया जी के साथ, जो हो नहीं पाया और बाबा साहब फिर चले गए। तो ये कहानी को ट्विस्ट देने, ये सारी चीजें आपको करने का अधिकार है, लेकिन देश की करोड़ों जनता का भावना जिनके साथ जुड़ा हुआ है, जिसने देश को संविधान दिया, जिसने देश को एक इक्वलिटी, फैटर्निटी और लिबर्टी की ओर प्रमोट करने के जो तमाम व्यवस्थाएं होती हैं, उन सब पर उनकी बड़ी प्रमुख भूमिका रही। तो आप इस तरह से तो अपमान नहीं कर सकते। आज हम लोगों ने जो थंबनेल दिया है वो यही दिया है कि हाँ, डॉक्टर अम्बेडकर हमारे भगवान हैं, हमको जरूरत नहीं है स्वर्ग में जाकर बात करने की। हमारे आपके घरों में जो सबसे पहले, यदि मैं एक मेल की तरह बात करूं, तो हमारे आपके घरों में रहने वाली जो आधी आबादी है, उसको किसने अधिकार, जो चैनिका कह रही है, वो किसने अधिकार, कितना मतलब जिसका पूरा ये धारा ही बल्कि समर्पित धारा रही। देखिए 1928 में जब जब उनको मौका मिला, तब बॉम्बे प्रोविंस में, 1938 में, 1942 में, जब मौका मिला तो स्त्रियों के अधिकार के लिए या तो बिल पेश किए या बिल का समर्थन किया। गर्भपात का अधिकार, अब इनके बस की बात नहीं, इस पर सोचना भी इनके लिए, ये जिस स्कूल से आते हैं आज भी नहीं सोच पाएंगे। महिलाओं के देह और कोख की बात के अधिकार की बात, यदि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उस दौर में और उसके समर्थन में खड़े होते हैं, जो बिल आता है और बाजबता माहौल बनाते हैं उसके पास होने को लेकर के, तो ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं। काम के घंटों को लेकर के बाबा साहब जो कर रहे हैं, समान वेतन को लेकर के जो बाबा साहब महिलाओं के लिए कर रहे हैं, तो ये मैटरनिटी लीव के लिए पहली बार बाबा साहब ने बिल पेश किया है। तो ये किसके लिए किया? ये तमाम जो आज हमारे आपके सब, ये उसमें कास्ट का मसला नहीं था। वो बल्कि हिंदू कोड बिल, जिससे वो कोट कर रहे थे कल कांग्रेस को घेरने के लिए अमित शाह जी, हिंदू कोड बिल में जो 3-4-5 कारण तो अलग बात है, वो कारण तो गौण थे। मुख्य मसला तो वो तो गुस्से में जब बात हुई है, मुख्य मसला तो हिंदू कोड बिल है। हिंदू कोड बिल क्या है? हिंदू कोड बिल महिलाओं का संपत्ति में अधिकार, तलाक की सुविधा। आज भी इनको तलाक वगैरह के कानून से बड़ी परेशानी होती है। बिल्कुल। तो तलाक हमारे संस्कृति में नहीं है, तलाक इनकी संस्कृति में नहीं है। तो क्या क्या बात करते हैं, शादी विवाह बात मत करो, इनके तमाम ये पूरी धारा है। मैरिटल रेप पर सुप्रीम कोर्ट को सरकार की ओर से कहा जाता है, इससे हमारे विवाह संस्था को जो है वो बिल्कुल कमजोर होगी। करपात्री जी जैसा व्यक्ति जो पहले बाबा साहब के साथ था हिंदू कोड बिल के पक्ष में, इन सब ने एक माहौल बना करके उनको एकदम से डेड अगेंस्ट खड़ा कर दिया और लड़ने लगे। पूरा जो कौन सा समूह था जो डॉक्टर अम्बेडकर पे प्रेशर बना रहा था, किसके लिए बना रहा था? वो महिलाओं के अधिकार को रोकने के लिए तो बना रहा था, और अपने ही आधी आबादी, अपने ही घर के लोगों के अधिकार को रोकने के लिए कर रहा है। लेकिन बाबा साहब ने उसको मुद्दा बनाया। वो सही कह रही चैनिका, किसी दलित अधिकार के लिए नहीं उन्होंने किया।
और शुरू से मनुस्मृति किसने जलाई उन्होंने? मनुस्मृति सबसे ज्यादा दलितों को नहीं, सबसे ज्यादा महिलाओं को नियंत्रित करती है। हाँ, सबसे ज्यादा महिलाओं का। बाबा साहब की एक लाइन है, वो मनुस्मृति में जिस तरह से अंतरजातीय विवाहों का निषेध किया गया है, तो उसमें जो चांडालों के जो ये बनने की कथा है कि चांडाल इस तरह से जन्म लेते हैं, तो ब्राह्मण स्त्री और शूद्र पुरुष की शादी से चंडाल। तो बाबा साहब पूछते हैं कि आज जो चंडालों की संख्या है उसके लिहाज से तो आप सभी ब्राह्मण महिलाओं को गाली दे रहे हैं। ये मनु से वो इस स्थिति में टकरा रहे हैं और इस तरह से आगे चल करके कर, तो उसको आप इसलिए कि ये आपकी मूल लीगेसी पे बाबा साहब का जो मुख्य संघर्ष है, बाबा साहब का जो मुख्य सपना है, वो हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व के पूरी फिलॉसफी के खिलाफ। बाबा साहब कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होगा तो वो जो मूल भावना है लोकतंत्र का, उसके खिलाफ होगा, यानी इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी के खिलाफ होगा। वो बाजबता उनका स्टेटमेंट है। तो चूंकि इनका मूल संघर्ष वही, वो ये कहते हैं ना कि बुद्ध को हमने हटा, ये कहना पंचतीर्थ बनाया, अब तो गीता के साथ बाबा साहब को खड़ा कर दे रहे हैं। तो पंचतीर्थ बनाया, तो बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं की हैं उस पर जरा पंचतीर्थ में अपने सब मिलकर जरा उसको पढ़ो। तो पंचतीर्थ इसलिए बना रहे हैं, इनके एक नेता ने कहा था कि हमने बड़े बड़े लोग, आरएसएस के नेता ने कहा था कि हमने बड़े बड़े लोगों को कॉप्ट कर लिया है, खत्म कर दिया है, अपने मिला लिया है, बुद्ध को मिला लिया है, तो अम्बेडकर किस खेत की मूली है? तो ये इनके, लेकिन बाबा साहब इतने विराट ये और जो उनका जो मूल संदेश है और उससे जो एक बड़ा मध्यवर्ग बना है मनोरमा जी, वो इनके हाथ से बाहर है। इसीलिए और उसी को अपीज करने के लिए अभी घबराए हुए क्यों हैं? क्योंकि इनको लग रहा है कि इनके हाथ से चीजें निकल सकती हैं। तो इसको अभी चुनाव होता तो अब तो माफी तो आज मांग लेते ही है, अभी चुनाव नहीं है, इसलिए तब तक मनोरमा सच में मैनेज कर लेंगे। वो जो आपका डर है ना, वो चीजें छूट जाएंगी। और उसका अभी एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी होता है, एक राजनीति का इतिहास भी अपना एक परिप्रेक्ष्य होता है। तो वो ये है कि तमाम दलित लीडर लगभग उधर हैं, या तो बीजेपी के साथ। एक डर तो ये भी है कि भाजपा जो संविधान का हिंदूकरण करने की कोशिश की, संविधान जो है उस पर बात करने, उसके मूल्यों पर चलने से ज्यादा उसको अगरबत्ती दिखाने, माथा गया में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कांग्रेस को गालियां देते हुए कि आपने संविधान को आस्था का विषय नहीं बनाया है, जितना मांझी जी की सभा में बोला। तब भी हमने कहा था कि कौन सी आस्था। साथ में ये भी कहा था कि संविधान बनाने में जो हिंदू मुस्लिम का भी उन्होंने एक जो है नैरेटिव खड़ा किया था, वहीं पे गया में ही, याद करें आप। बिल्कुल। और उसमें देखिए भाई, आस्था के खिलाफ ही तो संविधान है, और क्या हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। वहीं संविधान सभा में बाबा साहब को कहा एक मुस्लिम मेंबर ने कि डॉक्टर अंबेडकर आप हमको क्यों छोड़ रहे हैं, हमारे कोड बिल को भी देखिए, पर्सनल लॉ को देखिए। पर्सनल लॉ उसको भी डील करना चाहते थे बाबा साहब, लेकिन देखिए कॉन्सेंसस से चीजें बनती हैं। संविधान सभा कई लोगों का एक समुच्चय था, वो कहीं भानुमति का कुनवा जोड़ा वाला मामला नहीं था, वो सब मिलकर के कोशिश कर रहे थे कि जो खैर मैं अंतिम बात कहूं तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा लंबा चलेगा। उसकी बड़ी वजह हालांकि प्रकाश अंबेडकर हैं या दूसरे और लोग हैं जो हो सकता है सड़क पर उतरे, लेकिन उसकी कई सारी वजहें हैं जो 2 दिनों 4 दिनों में ये होगा। लेकिन इसके बीच इनको घुटनों पे तो ला करके रखा है। एक बात, अंतिम बात, मैं सच में मैं खुद भी बड़ा दुखी हूँ हेमंत जी, पर्सनल दुख होता है मुझे रामदास जी आठवले को लेकर के कि उनको हो क्या गया है, जो कम से कम अभी तक कम से कम 4-5 बार तो हमने देखा स्टैंड लेते हुए और बात करते हुए। हर बार हमें उम्मीद होती है कि इस बार कुछ अच्छा कहेंगे, लेकिन वो चूंकि निजी लगाव भी एक अलग प्रसंग होता है, राजनीति के साथ तो अलग मसला है, वो जो कहाँ है। वो दुख ये होता है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि बार बार बीजेपी रामदास जी का अपमान, बाबा साहब की लड़ाई तो बाद में वो लड़ेंगे, इस बार उनको मंत्रिमंडल के उसमें शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया गया। कहा गया था मंत्री बनाया जाएगा, मंत्री नहीं बनाया गया। तो अब क्या करिए, वो तो नेताओं का। और बाकी चिराग पासवान वगैरह तो खैर, चिराग की तो पूरी राजनीति देखिए, रामविलास जी अम्बेडकरवादी थे, रामविलास जी के खाते में बहुत सारे ऐसे मसले हैं जहां वो ठीक अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं, लेकिन आप चिराग पासवान से उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन अभी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना कल हुई है, वो ये हुई है कि व्हिप जारी करने के बावजूद 20 सांसद जो है वन नेशन वन इलेक्शन पे गायब रहे हैं भाजपा के।
नहीं नहीं, वो तो उनको पता था, वो ऐसा नहीं हुआ है, वो सब डिलीवर, मोदी नहीं थे खुद, इनके कई बड़े नेता नहीं थे, सांसद हाँ, तो छोड़ दीजिए, गडकरी वो जी तो नहीं इनको थे, पता था कि नैरेटिव लाना है। जी चैनिका। लेकिन नोटिस आज तो है ना कि नोटिस ये सबको गडकरी जारी जी भी कर नहीं थे, गडकरी जी नोटिस भी नहीं जारी थे। किया गया है कि क्यों अनुपस्थित रहे बिल्कुल, वो, जबकि गडकरी जी पूरे नहीं थे, बड़े बड़े लीडर नहीं थे। सुबह से शाम और तक उनको आज सदन में आज उपस्थित कोर्ट रहना मजूर पड़ा गया। आपको हम लोग नहीं ले रहे हैं, कमेंट ऊपर भी नहीं ले रहे हैं। आज आपकी दिशा में हम लोग जाएंगे तो भटक जाएंगे, आपसे संवाद करने में आज लगेंगे तो भटक जाएंगे। आप लगातार हमलावर हैं, देख रहा हूं, लेकिन उस पर बात कभी बाद में हो सकती तो है। आज कोई टिप्पणी है संजीव जी जिससे हम लोग बात को आगे बढ़ा सकते हैं? तो उन टिप्पणियों पे ही चैनिका जी की टिप्पणी ले लेते हैं और हेमंत जी की भी। ये सूरज सिन्हा कह रहे हैं, राजनीतिक रूप से समझना होगा कि बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं नियमों को ध्वस्त कर बाबा साहब को माला भी पहनाए तो भी अम्बेडकर के विचारों का ही का होमन ही कार्य है, उसको टाइप करना। शादी के लिए लड़की के अंग्रेजों ने किया, तब इसी आरएसएस और मनवादियों ने हंगामा किया था। बिल्कुल, हालांकि तब आरएसएस नहीं था। नहीं, पर मैं एक चीज आपकी बढ़ाना चाहूंगी संजीव जी, आपने जिस तरह से बोला ना कि संविधान को आस्था का विषय, तो मैंने ये देखा कि आप किसी भी इंसान के विचारों को अगर आपको कमतर करना हो, उनको हाशिए पे डालना हो, तो उसको पूजना शुरू कर दो। सबसे आसान काम है, उसको उसके सारे विचार हाशिए पे चले जाएंगे, क्योंकि वो पूजनीय जब हो जाता है तो वो अनुकरणीय नहीं रहता है, क्योंकि वो इतना महान हो गया कि आप कहोगे मैं तो ये कर ही नहीं सकता ना जो इसने किया, क्योंकि इसीलिए तो ये पूजा के योग्य है। किसी को अनुकरणीय बनाने के लिए आपको उसके विचारों को आत्मसात करना पड़ता है अपने जीवन में। और मैंने हमेशा देखा ये ऐसे ही करते हैं लोग कि आपको भगत सिंह को भी है तो पूजना है, अंबेडकर है तो पूजना है, गांधी जी को तो बेचारों को सफाई के साथ जोड़ करके रख दिया। अब जब भी स्वच्छता की बात हो तो ही गांधी याद आते हैं, गांधी के बाकी सारे विचार हाशिए पे चले गए। नेहरू जी के बारे में तो इतना कुछ कह दिया कि उनके विचारों के बारे में लोग जानना नहीं चाहते, क्योंकि वो इतने उनको आपने उनके कैरेक्टर असैसिनेशन जिस तरीके से किया गया पिछले कुछ सालों में पंडित नेहरू का, तो उसके बाद उनके विचारों पे कम, उनकी कंट्रोवर्सीज पे, जो क्रिएटेड कंट्रोवर्सीज है, मैं ये नहीं कहूंगी एक्चुअल कंट्रोवर्सीज, जो क्रिएटेड कंट्रोवर्सीज है उन्हीं पे बात होती है। तो ये एक सिस्टमेटिक तरीका है कि लोगों का दिमाग आप खाली कर दो और उसके बाद वो सोचने विचारने के और बहस के लायक ना बचे, तो उन पे रूल करना सबसे आसान काम हो जाता है। तो वही करने की कोशिश हो रही है। तो अंबेडकर जी को भी आपने माला बनानी है, लेकिन अंबेडकर जी के विचारों को आपको नहीं जानना है, उनके बारे में आपको बात नहीं करनी। और मुझे लगता है कि जो हमारे फ्रीडम मूवमेंट से जुड़े हुए जितने भी लोग थे, उन लोगों को व्यक्तिगत लड़ाई से ऊपर उठा करके देखा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी ना, वो आज की राजनीति से बिल्कुल अलग थी। वो उस समय सत्ता की लड़ाई नहीं थी। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं, वो आजाद भारत देखेंगे भी कि नहीं देखेंगे। चैनिका जी, ये एक नया चलन भी है जो कि भाजपा के, मोदी के रेजिम में शुरू हुआ है। यहाँ तक कि मतलब वाजपेयी के ही रेजिम में ऐसा नहीं था कि मतलब वाजपेयी जी का जो स्पीच है निकालिएगा, जो वाजपेयी जी का स्पीच है, नेहरू जी, पंडित नेहरू जी के जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद का जो स्पीच है वाजपेयी का, वो स्पीच निकालिए, कितना इमोशनल स्पीच है। भारत माँ का लाडला उनको बोल रहे हैं वो। हाँ, नहीं मतलब मेरे कहने का क्रिटिसाइज करते मेरे कहने का मतलब है कि वस्तुनिष्ठता थी, तो वो एक परंपरा जो है वो उसका भी शरण हुआ है मोदी के शासन काल में, जब आप लगातार जो है, जो इतिहास का हिस्सा हो चुके, जिनके काम का मूल्यांकन हो सकता है, आप जब देखिए नहीं वहां मनोरमा खुद मोदी जी ने बोला है कि ये संविधान की महत्ता है कि आज हम प्रधानमंत्री हैं। इसको और सीधे हम लोग जाति के आधार पे सोचते समझते हैं, तो इसको और सीधे फारे फार कर दिया जाए, इसको हम लोग कहते हैं। तो फारे फार ऐसे कर सकते हैं कि एक घाची समुदाय का सामान्य परिवार का लड़का आज प्रधानमंत्री है, तो संविधान का ही तो है, विचार उनके चाहे जो रहे, बाबा साहब का ही तो है। मैं ये कह रही हूँ, ये हिंदू कोड बिल का ही तो अधिकार है कि मेरे पिता की संपत्ति मेरे नाम हुई है, ये तो मेरा नाम ही नहीं लिखा जाता, मेरे चाचा के बच्चे या कोई और बच्चे लेते हैं परिवार के, हेमंत जी आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आपको, और आप प्रधानमंत्री हैं, संविधान है, आपने संविधान का उल्लंघन भी किया, तब भी आपको इतना पावर है कि आप जाके अयोध्या में यजमान बन गए शंकराचार्य के खिलाफ। शंकराचार्य तो बेचैन हो गए थे, तो आप यजमान बने हैं, भले ही आपने संविधान की धज्जियां उड़ाई, लेकिन धज्जियां उड़ाने की ताकत भी आपको बाबा साहब से मिल गई।
तो ये प्रसंग है। और सच में कोट दजूर से मैं एक और बार संवाद करना चाह रहा हूँ कि निश्चित ही न्यूट्रल होना बहुत अच्छी बात नहीं है, इसलिए आज हम न्यूट्रल नहीं है। एक एक पक्ष है हमारा और घोषित अम्बेडकराइट है। बाकी जो डिस्कशन है उस तमाम जो सवाल आप उठा रहे हैं उस पर कभी बात हो सकती है। यदि आप नंबर दें तो आकर के ऑनलाइन भी बात कर सकते हैं, आपको आमंत्रित करके पैनल। मेरे ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो मेरे बायो में ही लिखा हुआ है कि मैं न्यूट्रल नहीं हूँ। तो मेरा पक्ष जो है वंचितों, शोषितों, एक चीज और मनोरमा, एक चीज और मैं इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ कि देखिए ये बाबा साहब को लेकर के जो इनके इस खेमे, जो संघी खेमे से जो तरह की प्रतिक्रिया आती है, भाजपाई संघी लोग जिस तरह से बोलते हैं, तो ये पढ़ाते क्या है? ये आप देखेंगे कि ये अभी एक पत्रकार ने, क्योंकि ये मैं इस पर बाबा साहब को लेकर के आज ये चौथा ये है मंच है जहां मैं अभी बात कर रहा हूं, तो समझिए कि पूरे देश में इसको लेकर कितनी प्रतिक्रिया है। बल्कि हेमंत जी, मुझे आज दोनों ही पैनल में अपने जो लोग आए हैं वो दोनों ही इसको सुन के बेचैन लोग थे। चैनिका से मैंने रात से देखा, मैंने हेमंत जी ने सुबह कहा कि आपको यही बात होनी चाहिए और मैसेज किया कि आज सिर्फ यही बात, आज दिन भर ये मैंने भी आपसे यही बात कही थी। तो ये एक पत्रकार सुना रहे थे कि वो कानपुर में पढ़ते थे, सनातन डिग्री लॉ डिग्री कॉलेज में, वहाँ लॉ की पढ़ाई वो कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि जो वहाँ टीचर थे वो ये बताते थे छात्रों को कि आम्बेडकर ने संविधान लिखा नहीं, बल्कि उन्होंने अलग अलग देशों के संविधान की कॉपी की और उस सबको मिला करके उसका संकलन तैयार किया। और उन्होंने कहा कि हम उनकी बात से असहमत थे, तो हमने जब जो पेपर लिखा उसमें हमने ये लिखा कि बाबा साहब ने कैसे संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और बाकी लोगों ने जो उनके चेले चपाटी थे उन्होंने उनकी बात को ही पेपर में लिखा, तो उन लोगों को सबसे ज्यादा नंबर मिले और इनको सबसे कम नंबर मिला, जबकि इनका कहना था कि मैं समझता था कि मुझे सबसे अधिक नंबर मिलना चाहिए। तो ये इनकी पढ़ाई भी यही है कि वो तो बाबा साहब को खारिज करते हैं। और ये जो पूरा जो एक ट्रोल आर्मी है जो लगातार आप देखिएगा सोशल मीडिया में, जो लगातार इस बात की को लेकर के बाबा साहब की आलोचना करता है कि इन्होंने आजादी की लड़ाई में कोई ये नहीं लिया, इन्होंने ये तो संविधान बनाने वाले नहीं थे, बल्कि ये तो एक मैंने उनको एक क्लरिकल जॉब वाला व्यक्ति की जिन्होंने जहां तहां से वो उठाया, उसकी कॉपी की और उसको बना उसको उसका संकलन तैयार कर दिया। तो ये ऐसे ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे पूरी इनकी पढ़ाई है। ये सब लोग पूरे देश, क्योंकि इनको संविधान से तो बिल्कुल ही ये कोई मतलब नहीं था, उससे नफरत कर रहे थे, ये संविधान से नफरत कर रहे थे, तिरंगे से नफरत कर रहे थे। तो ये इनके लिए अपने आप को जस्टिफाई करना, अपने फॉलोअर्स को बताना ये जरूरी था कि ये संविधान निर्माता, ये सब इनको मानने की जरूरत नहीं है, ये सब तो ऐसे ही कॉपी करके इन्होंने बना दिया था। और दूसरे की एक और गंभीर बात जो शायद संजीव जी से मैंने कई बार शेयर किया है, इस बात को आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि ये इन लोगों की जो परंपरा है, उस परंपरा में अवर्ण लोगों को, यानी गैर सवर्ण लोग जो भी है, उनको उनकी विद्वता पर उनकी विद्वता स्वीकार करनी ही नहीं है। इसलिए बाबा साहब के बारे में ये तक कहा, कुछ लोगों ने लिखा, शायद अयोध्या सिंह उनका नाम है, उन्होंने लिखा कि ये तो अवैध संतान थे। तो इसलिए कि मैंने उनको लगता था कि नहीं इनको इनकी विद्वता को स्वीकार नहीं करना है, इसलिए इनकी उत्पत्ति को ही खारिज करो, इनकी उत्पत्ति पर ही सवाल खड़ा करो। तो ये वहां ये उस तरह के लोग हैं। ये कहां, जो मैंने कहा कि जिस विचार परंपरा से ये आते हैं उसमें दकियानूसी तो है ही। ये बाबा साहब अवैध संतान थे, शिवाजी महाराज अवैध संतान थे, ये कबीर जो है ब्राह्मण विधवा के बेटे थे। ये सब ऐसी कपोल कल्पनाएं और इस क्रोनोलॉजी को आप समझे, ये ऐसे ही नहीं ना, ये क्रोनोलॉजी कहाँ से आती है? ये वही है अमित शाह के खेमे वाले लोग। चांडाल की उत्पत्ति वाली जो बात आप कर रहे थे, चांडाल की उत्पत्ति मनुस्मृति, उस मनुस्मृति से वो विचार ड्राइव होता है, वहां से आता है वो कि किसी की विद्वता को खाली, अगर कोई दलित है
पिछड़ा है, वो विद्वान, उसकी विद्वता को खारिज करना है तो उसकी उत्पत्ति पर सवाल खड़ा कर दो, उसकी उत्पत्ति को अवैध बता बस दो। खाली उस समय जो अच्छी बात थी वो थी कि मतलब अगर कर्ण को कहा जाए तो कुंती पुत्र कहा जा रहा था, उसको सूर्य पुत्र नहीं कहा जाता था। इस तरह से जो परिचय है माता के आधार पे माद्री पुत्र, कुंती पुत्र और इस तरह से दिया जा रहा था। तो ये बस है अच्छी बात थी। नहीं, आप अभी उन चीज अभी के संदर्भ में भी आप देखिए, जब मोहन भागवत ने राजनीतिक कारणों से कहा कि हिंदुओं को धर्म, प्रांत, भाषा, इन चीजों से ऊपर उठ करके एक हो जाना चाहिए, तो अभी मुक्तेश्वरानंद ने क्या कहा, ये कैसे हो जाएगा? उन्होंने कहा कि ये कैसे हो जाएगा, ब्राह्मण ब्राह्मण है, दलित, आदिवासी, बनिया, ये सब अलग अलग है, एक कैसे हो जाएगा? ये अभी की बात तो है। उनका वो वीडियो पूरे देश पूरा वायरल है, वो जिसमें वो जाति प्रथा को, वर्ण व्यवस्था को जस्टिफाई करते हैं, जस्टिफाई करे, बिल्कुल बिल्कुल। और हालांकि कल एक और उनसे वीडियो एक सवाल पूछा गया, क्योंकि उनको राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान उनको प्रगतिशील कुछ लोग मानने लगे थे। हाँ, अरे कितने प्रगतिशील हैं ये, मोदी के खिलाफ नहीं खड़े थे। वो किस बात के खिलाफ खड़े थे कि मोदी को यजमान नहीं बनने देना है। हाँ। क्योंकि उनका कि ये तो ब्राह्मण का हक है ना, उस हक पर तो मोदी यजमानी नहीं कर पाए, उनको नहीं करने दिया गया। वो खड़े थे वहां, उस गर्भगृह में जाकर खड़े थे। यजमानी दूसरे लोग, चंपक राय ने यजमानी की थी, ये काम ब्राह्मण को सौंपा गया, दूसरे लोगों को नहीं मिला वहां पर। पर इसमें भी इन्होंने भले ही वो किया हो, पर मैं ये देख रही हूँ कि इसमें भी इन्होंने कहा हिंदू धर्म को कहाँ माना। अगर हिंदू धर्म के ये इतने हैं तो आप देखो कोई अधूरे घर की अपनी प्राण मतलब उसमें प्रवेश नहीं करता है। वो अलग है। इस देखिए, जब वो अंबानी के बेटे, पॉलिटिकल है, लेकिन हम जब इन सब की बात करें तो हमारी आलोचना का ये आधार बिल्कुल नहीं हो सकता है। नहीं, आप इसको आप नहीं, अगर इन चीजों को अगर मान्युटली नहीं देखेंगी तो चीजें समझ में आपके नहीं आएंगी। जब वो अंबानी के बेटे की शादी में गए थे, पूरा तख्त ताउस लेकर के गए हुए थे वो, क्योंकि वो वहां की कुर्सी पर नहीं बैठे थे, उनका तख्त गया था, उस पर वो विराजमान हुए थे और मोदी जी आकर उनका चरण छुए थे। वो वीडियो है, सबने देखा था वो दृश्य। बताइए कि मोदी जी किस हैसियत में उनका पांव छू रहे थे। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री का जो प्राधिकार होता है, जो अथॉरिटी होती है, क्या ऐसे ही लोगों के सामने झुकने की अथॉरिटी होती है? ये तो इस देश के लोगों का अपमान। इंटरेस्टिंग बात ये है कि मेरे दिमाग में आई, क्योंकि हम अंबेडकर जी पे चर्चा कर रहे हैं और हमने देखा कि डॉक्टर अंबेडकर विमेन राइट्स की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा रिलीजन कोई भी हो, मतलब चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वहां पे हेड ऑफ द रिलीजन कभी महिला नहीं होती है। ये एक कॉमन चीज है, आप कहीं उठा के देख लो, पोप कभी महिला नहीं होगा, शंकराचार्य कोई महिला नहीं होगी, कोई भी आप रिलीजन उठा के देख लो, तो हेड ऑफ द रिलीजन कभी महिला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक कॉमन चीज मुझे हर रिलीजन में दिखाई देती है। और सबसे ज्यादा महिलाएं होती हैं, सबसे ज्यादा रिलीजियस भी महिलाएं होती हैं। लेकिन इस देश की प्रधानमंत्री महिला बनी, राष्ट्रपति भी बनी, तो वो संविधान की देन थी, वो धर्म के कारण नहीं थी, अब वो भगवान के कारण भी नहीं थी, जो है, हाँ, वो उसमें बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा जो है संविधान के कारण थी, संविधान ने राइट दिया था। चलिए संजीव जी, आपके पास आते हैं क्लोजिंग टिप्पणी के लिए। एक और बार आरक्षण को लेकर के भी प्रधानमंत्री जो है वो नेहरू से लेकर के तमाम जो है किताबों इन सबका उदाहरण दे रहे हैं और नेहरू के उसको कोट भी कर रहे हैं कि आरक्षण को लेकर के जो उन्होंने मेरिट और उन सब को लेकर के जो बात कही थी उसका भी उदाहरण दिया उन्होंने। राजीव गांधी का भी उन्होंने जो पेश किया कि इनके जो है नेहरू और राजीव गांधी आरक्षण के किस तरह से खिलाफ में रहे, तो ये तो हमेशा से दलित विरोधी, आरक्षण विरोधी, और उसके साथ साथ एक और बात वो रखते हैं कि और ये तुष्टीकरण की नीति पर चलते रहे हैं और क्या कहते हैं धर्म के आधार पर जो है आरक्षण की। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की विडंबना, हमने बोला कांग्रेस की विडंबना यही है कि लंबे दौर तक वो जैसे आप बहुत आसान है दादा को गालियां देना, बाप को गालियां दे देना, ये आसान है।
आप क्या कर रहे हैं अपने घर को बनाने के आज लिए? आज संजीव जी थोड़ा सा रोक रही हूँ। आज बड़ी रोचक बात हुई। मैं फिजियोथेरेपी से लौट कर आ रही थी तो मोहल्ले के जो अंकल जी लोग हैं वो लोग इन्हीं सब चीजों पे बात कर रहे थे। तो थोड़ा देर मैं रुकी और हाय हेलो हुआ और फिर यही सब बात चले थे। बस मैंने कहा कि आपका पोता अगर आपको ना गाली देने लगे और आपको कोसने लगे तो कैसा लगेगा। थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। मैं फिर वहां से चली आई। मतलब ऐसा हो आप पढ़ लिख रहे हो, खुद डॉक्टर, मैं तो और किसी को नहीं जानता। मैं डिस्क्रेडिट मोदी कर दे जी ने आपका पोता। आप सोचिएगा कि आपका पोता आपको डिस्क्रेडिट कर दे आपके हर काम से। अब आपने जो देखिए ना, फैसले मोदी किए जी ने अपने जो समय के संविधान हिसाब पे से किए। भाषण, हाँ मनोरमा, मोदी जी ने जो संविधान पे भाषण शुरू किया, बहुत अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू किया है। वो हाँ जल्दी ही मोदी बन गए तुरंत। वो तुरंत भाजपा का नेता और फिर वो नरेंद्र मोदी और मैं लो लेवल तक चले गए। लेकिन शुरुआती दौर का उनका पूरा भाषण सुनिए तो वो लगता है कि बात कर रहे हैं 10 मिनट तक। इसमें वो कह रहे हैं कि संविधान ने 70-75 सालों में इम्पैक्ट डाला है और उसी में वो कहते हैं जिसके कारण मैं आज प्रधानमंत्री हूं। तो संविधान क्या कोई ऐसी चीज है, अमूर्त चीज है? खुद बाबा साहब कहते हैं कि संविधान को बरतने वाले यदि बेहतर होंगे तो संविधान बेहतर होगा, संविधान को बरतने वाले खराब होंगे तो खराब होगा। खराब होगा वो यहाँ बिल्कुल। तक कह जाते हैं कि बिना बदले हुए भी संविधान बदला जा सकता है। बदल देंगे ऐसे लोग जो लगातार ऐसी सत्ता में। तो अब यदि संविधान ने अब उनको प्रधानमंत्री बनाया है तो बरतने वाले तो नेहरू थे ना। कंटिन्यूटी में इंदिरा, राजीव गांधी और इसी दौर में आप पैदा तो तुरंत हुए थे 47 में। आपका स्कूल कॉलेज सारी चीजें तो हुई हैं। तो आप उपलब्धियों देखिए, बहुत आसान होता है उसको इस तरीके से देख लेना। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस चूंकि लंबे दौर तक, हम सब भी क्या बात करते हैं कांग्रेस की, क्यों बात करते हैं, तो चूंकि लंबे दौर तक सिस्टम में रही है तो सारी एंटी इनकम्बेंसी उनके साथ बनेगी। वो जब बनेगी तो सब स्क्रूटनी पे आएंगे। राजीव गांधी स्क्रूटनी पे आएंगे। वो आरक्षण वाला मसला सही है कि उन्होंने वो पोजीशन उनको नहीं लेना चाहिए था जो उन्होंने ले लिया। वो बीपी सिंह के रिएक्शन में ले लिया, जैसे ले लिया। लेकिन वही कांग्रेस तो है ना जिसके नेता अर्जुन सिंह भी थे, या जिन्होंने सबसे मैं वो भाषण पढ़ रही थी जो राजीव गांधी उस वक्त संसद में कर रहे थे। और जब मैं वीपी सिंह से ही पूछा था कि क्या आप कास्ट के समर्थन में, आप कास्टलेस सोसाइटी नहीं चाहते, तो ये एक तरह से बहुत एलीट धारणा उस वक्त में राजीव गांधी की बिल्कुल। जो थी, वो ग्रंथि को है ना। हाँ। वो देखिए, अभी चूंकि आज राहुल और कांग्रेस आज विषय उस तरह से हाँ। नहीं है, लेकिन वो ग्रंथि राहुल के भीतर भी आया हुआ है ना। वो धीरे धीरे चीजें आई तो वो, लेकिन एक खास नेहरू भी सोच रहे थे। नेहरू ऐसा थोड़ी थे कि आप अफर्मेटिव एक्शन के खिलाफ थे। लेकिन नेहरू के मन में भी जो मेरिट के प्रति था वो एक धारणा थी कि वो उससे दिक्कत होती है। तो वो उस तरह से तो विचारों का प्रसंग हो सकता है। वही एलिट तबके से होने के कारण उनका जो लोकेशन सवर्ण था, वो तमाम चीजें जिसकी वजह से उनकी जो विचार, मतलब इसको लेकर समझ जो थी वो अब सतही बिल्कुल। लेकिन दुश्मन है आप दुश्मन हैं और वो दुश्मन सीधा सीधा है। आपको तो आपसे तो इंगेज भी नहीं हुआ जा सकता। वो बाबा साहब चेता चुके हैं। आपका जो सपना है हिंदू राष्ट्र का, उसके खिलाफ चेता चुके हैं। हम किसका सुने? हम राजीव गांधी का देखें कि बाबा साहब ने आपके खिलाफ चेताया है, हम वो देखें? नहीं। और आज की स्पीच में आपने देखा संजीव जी कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें सावरकर जी का और अंबेडकर जी का नाम साथ में लिया गया है, जबकि सावरकर जी ने अंबेडकर जी के बारे में कितना कुछ गलत नहीं कहा। जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया तो जिस तरह की टिप्पणियां की हैं, वो टिप्पणियां बोलने लायक भी नहीं है जी। तो एक एलआर भारती जी की भी टिप्पणी थी जजों के बारे में कि उनके न्यूट्रल होने, और लेकिन जजों के बारे में एक चीज तो है कि उनका पक्ष न्याय का होना चाहिए। मतलब उनकी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है न्याय का पक्ष में होने की। तो फिर आप कैसे जजों को लेकर? आज विषय नहीं है। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर का इकोनॉमी पे क्या पकड़ था, ये आज विषय नहीं है। मैं उसका, हम लोग एक्सपर्ट भी नहीं, उसके लिए फिर इकोनॉमिस्ट को बुलाना पड़ेगा। उनका जो रूपी पे काम है उसको सामने लाना पड़ेगा। एक चीज मैं बस ऐड करना चाह रही थी हेमंत जी वाली बात से, मैं भूल जाऊं उससे पहले, क्योंकि ये बार बार बात आती है कि अंबेडकर जी ने स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई नहीं लड़ी। ये बहुत आरोप बार बार आता है। हाँ, बहुत बार आता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप ये नहीं कह सकते, ये झूठा आरोप है। क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में दो तरह की विचारधारा थी। कुछ लोग ये मानते थे कि पॉलिटिकल राइट्स ज्यादा महत्वपूर्ण है सामाजिक अधिकारों की बजाय। उनको लगता था हमारे पास राजनीतिक सत्ता पहले आ जाएगी तो समाज में जो गड़बड़ियां उसको हम उसके साथ ठीक कर देंगे।
कुछ लोगों को लगता था कि नहीं, पहले समाज में जब तक आप बराबरी नहीं लाओगे तब तक आपने राजनीतिक अधिकार ले भी लिए तो फिर वो उसका कोई फायदा मिलेगा नहीं। तो ये दो अलग लड़ाई थी। तो जो अंबेडकर थे, डॉक्टर अंबेडकर दूसरे हिस्से का प्रतिनिधित्व करते थे जो ये मानते थे बराबरी जरूरी है राजनीतिक अधिकारों से। हाँ, तो चैनिका जी उसमें एक चीज और उसमें देखने की जरूरत है कि बाबा जो पूरा फ्रेम है उस फ्रेम में आप देखेंगी तो बाबा साहब ये देख रहे थे कि इस देश में जिस तरह की असमानता है, जिस तरह का क्रूर भेदभाव है, उसमें इस तबके, क्योंकि अंग्रेजों के आने के बाद जो ये अंग्रेजों ने जिस तरह के कानून लाए, सोसाइटी को एक तरह से आधुनिक बनाने की कोशिश की, उस कोशिश उनको लग रहा था कि जब ये अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे तो जिस तरह का समाज है उस समाज में जो अधिकारहीन लोग हैं उनके अधिकार अगर सुरक्षित नहीं किए गए कानून के इससे जरिए, तब तो ये एक तरह से इनके लिए बहुत ही भयानक स्थिति आ जाएगी। तो वो भी एक तरह की आजादी की लड़ाई। बिल्कुल सही लग रहा है। कहा गया था कि गोरे साहबों के बजाय जो है भूरे साहबों के हाथ में सत्ता आ जाएगी, बस। हाँ, बिल्कुल सही लग रहा था और वो लड़ाई भी महत्वपूर्ण थी। उसको आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने जो किया इसको ऐतिहासिकता में यदि देखेंगे चैनिका, तो वो ये है कि जो डेमोक्रेटिक सेटअप आया खास करके ब्रिटिश शासन के द्वारा, और उससे इस समूह को बहुत सारे लाभ हुए। इसीलिए आप देखिए, मैं अक्सर कहता हूं कि आप भीमा कोरेगांव की नजर से राष्ट्रवाद को देखेंगे तो जो भारतीय राष्ट्रवाद है वो उलट जाता है। तो महात्मा फुले के दौर में भी उनको भी अच्छा स्कूल खुलने लगे, लोग जाने लगे, पढ़ने लगे, तो ये अच्छा लग रहा था। स्टेट के साथ कोऑपरेट करके ये समूह काम करता रहा। उसी दौर में आप इनका डर और भय समझिए कि इनकी चिट्ठी सामने आई है लक्ष्मीबाई की, नाना और तात्या टोपे वगैरह की और दूसरे राजाओं की, कि हमें यदि अंग्रेज दत्तक लेने का अधिकार वाला जो प्रसंग है तो हम मनुस्मृति लागू करेंगे। हम यदि जीतते हैं तो हम मनुस्मृति के आधार पर शासन चलाएंगे। तो ये चिट्ठी सामने आई है, तो ये राजा राजवाड़ों को, तो महात्मा फुले का अपना पोजीशन आप उससे समझ सकते हैं कि क्या भय होगा। वैसे ही वही उसी लिगेसी में बाबा साहब के सामने भी था कि ये चीजें नहीं ठीक होंगी और सिर्फ ब्राह्मणों के हाथ में या अपर कास्ट के हाथ में या जो वर्चस्वशाली समूह है उसके हाथ में सिस्टम रहेगा, तो ये तो वहीं रख के अछूत के अछूत रह जाएंगे। इनके अधिकार सही था, वो गलत नहीं था। इसीलिए देखिए 42 में वो शासन में रहते हैं, और जब ये हुआ कि तय हो गया, ऐसा तो है नहीं कि डॉक्टर अंबेडकर जैसे था वर्सेटाइल जीनियस ये नहीं 42 में नहीं समझ रहा था कि आने वाले दिनों में जब सरकार इनके हाथ में आ रही है, लेकिन वो सिस्टम में रह के उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण काम करते हुए फिर वो सिस्टम में उनका जो रोल था, उनकी जो भूमिका थी वो भी इस समाज के लिए, देश के लिए महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसको आप ये नहीं कह सकते, नकार नहीं सकते। प्रासंगिक नहीं, इसीलिए मोदी आज नहीं माफी मांगेंगे तो कल चुनाव होता तो आज तो माफी मांग चुके। एक चीज और अंतिम में जोड़ना चाहता हूं भाई, कहीं रोए होते कि ये तो सही बात है ना कि उस समय सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा जो था, जो इम्पावर्ड हिस्सा था, उसके लिए सत्ता हस्तांतरण का एजेंडा सबसे ऊपर था। इनके लिए एजेंडा सबसे ऊपर, इनके लिए बाबा साहब के लिए जो सबसे बड़ा एजेंडा था वो था जो अधिकारहीन लोग हैं उनको इम्पावर्ड कैसे किया जाए, उनको सेफगार्ड कैसे किया जाए, उनको कैसे सेफगार्ड किया जाए। ये गलतफहमी, मतलब ये जो चीज है, ये गलतफहमी आपको फर्स्ट फेमिनिज्म में भी दिखती है। उनको भी लगता था कि सिर्फ वोटिंग राइट आ जाएगा तो सारे आपके जितने भी सामाजिक गैर बराबरी वो सब खत्म हो जाएगी। हाँ। और जो सही नहीं था, वो जमसन सही नहीं था, वो गलत साबित हुआ, क्योंकि बाद में आप फेमिनिज्म के मूवमेंट में भी तो बदलाव देखते हैं। पहले दौर का जो प्रथम चरण है उसमें तो यही मान रहे थे ना कि सिर्फ वोटिंग राइट चाहिए, कि वोटिंग राइट आ गया मतलब सब ठीक हो जाएगा। तो वो सब ठीक नहीं, राजनीतिक समय के साथ भी इवॉल्व होती है। और ये कम बात है कि हमारे उस दौर में जो है अम्बेडकर जैसे इतने दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने आगे 100 साल और नहीं, दोनों अम्बेडकर और नेहरू, ये दोनों जुगलबंदी जो थी महिलाओं के लिए, ये दोनों जुगलबंदी बहुत महत्वपूर्ण है। और महिलाओं के लिए
एक इंक्लूसिव भारत के लिए, जिसमें तमाम और डेमोक्रेटिक भारत के लिए भी वो जो सारे बहुत ही आदर्श जो मूल्य हैं, जिसकी जो भारत की इसकी स्थापना की नींव में रखे गए, उसके लिए तो मतलब कि शुक्रगुजार होना बनता ही बनता है। क्योंकि नहीं, आज आप ये सोचो ना कि पंडित नेहरू ने आजादी के बाद, मतलब इतने विरोध के बाद, उसको कैसे लागू कराया होगा। जी, ये भी अपने आप में सोचने की बात है कि जब उनकी अपनी पार्टी के अंदर विरोध हो रहा था। नहीं देखिए, और आप प्रसंगों को जिनमें कांग्रेस जब विरोध था, उसमें अगर उन्होंने उसको लागू कराया एक प्रधानमंत्री के तौर पे, टुकड़ों टुकड़ों में कराया, कुछ तो उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई। अगर वो उससे सहमत नहीं होते तो नहीं कराते ना लागू, क्या जरूरत थी उनको इतनी मेहनत करने की। और हर पॉइंट पे किसी ना किसी का योग, जैसे गांधी के बारे में कहा जाता है, उनको भी अम्बेडकर के उसमें खड़ा करने की कोशिश की जाती है। कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, कंपैरिजन है ही नहीं कोई। मेरी बात सुनिए। हाँ। लेकिन जब कांग्रेस की तरफ से एक अंग्रेज का नाम सुझाया गया था उसके लिए संविधान सभा की उसमें, तो गांधी ने कहा था कि अंबेडकर वो भारतीय को होना चाहिए, और अंबेडकर से ज्यादा इस मामले में जानकार हिंदुस्तान में कोई नहीं, और गांधी जी का इंसिस्टेंस रहा कि फिर उनको शामिल किया गया। तो ये तमाम प्रसंग है जहां पर जो कि सिर्फ और सिर्फ भारत के पक्ष में काम करता है। ये तमाम चीजें रही वो भारत के पक्ष में काम करने वाला सब चीज रहा है। तो हम इतिहास के जो हमारे नायक रहे हैं, जो महापुरुष जो है हमारे इतिहास के, उनको इसी तरह से देखा जाना चाहिए। लेकिन थैंक्स टू मोदी जी और अमित शाह कि बाबा साहब फिर से चर्चा में हैं और नेहरू चर्चा में हैं। भूल से भी पढ़ रहे हैं लोग उनको, ढूंढ के पढ़ रहे हैं। बाबा साहब को खोजो। मैंने कितना पढ़ा है बीच में लास्ट दिनों में। चैनिका जी के माध्यम से, चैनिका जी कांग्रेस के भी से जुड़ी हैं, तो मैं माध्यम से कांग्रेस वालों से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि पक्ष में या विपक्ष में जितना बोलना हो बाबा साहब के बारे में बोलो, नेहरू के बारे में बोलो, भूल के भी सावरकर को मत लाना, नहीं तो फिर बात बिगड़ जाएगी। और शिवसेना ने सावरकर के लिए भारत रत्न मांग दिया है या कुछ मांग दिया है, तो इसलिए ऐसा मत करो। मैं पॉलिटिक्स के लिए मैं कह रहा हूं, नहीं तो सच में खत्म हो जाएगा ये जो अभी ये टेम्पो बना हुआ है। जी चलिए, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर समय से 10 मिनट 11 मिनट बढ़ ही गए हैं, और हम लोग अब इसी नोट पर इस चर्चा को आज खत्म करते हैं। कांग्रेस जो है इस मुद्दे को किस स्तर तक लेकर जाती है, और भाजपा कितना डिफेंसिव होती है, अमित शाह कितने डिफेंसिव होते हैं आने वाले दिनों में, और किस तरह का करेक्शन करते हैं, ये देखने वाली बात होगी, और हमारी इस पर नजर रहेगी। आप सब स्त्रीकाल को देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो हमें आर्थिक सहयोग भी करें। कल फिर हम मिलते हैं किसी और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के साथ। नमस्कार।